नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस NCERT सत्र में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या हाल चाल है भैया? स्वागत है अंकुर, मोहित, संध्या, दीक्षा, सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहली जो कल की क्लास थी और जो परसों की क्लास थी, इन दोनों क्लासेस में हम लोगों ने इतनी बातें देख ली थी। हम लोगों ने ये देखा था कि आपातकाल का प्रावधान देखा था, ठीक है, कि कैसे आपातकालीन प्रोविज़न यानी आपातकाल के प्रावधान कैसे प्रोक्लेम होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। साथ ही साथ आपातकाल के प्रोविज़न के साथ साथ आपातकाल के क्या कारण हैं, ये देख लिया था। आपातकाल की क्या प्रक्रिया है, ये देख लिया था, ठीक है। आपातकाल को कैसे वापस लिया जाता है, ये हम लोगों ने देख लिया था, वापस कैसे लिया जाता है। साथ साथ आपातकाल की जो पृष्ठभूमि बनी थी, वो आपातकाल की पृष्ठभूमि हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। आपातकाल का पूरा कंप्लीट पृष्ठभूमि भी हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। और आपातकाल के बाद की जो स्थितियां, इससे जो हमने सबक लिया, उस सबक को हम लोगों ने देखा कि क्या क्या सबक लिया। इतनी बातें हम लोगों ने देख ली थी। और बाद में सरकार भी बदल गई थी, जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार के बाद, जनता पार्टी की सरकार के बाद फिर दोबारा से इंदिरा गांधी लौट कर आएंगी, यानी विरासत उनके पास वापस आएगी। और विरासत उनके पास वापस आएगी। 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई ही थी। क्या मामला इतना बड़ा था? तो 1977 से लेकर 1980 के चुनावों के बीच में दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव हुए। क्यों वापसी हुई? इंदिरा गांधी अपनी विरासत की तरफ वापस क्यों आई? आखिर क्या हुआ? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन हुआ क्या? लेकिन कोई बहुआयामी बदलाव नहीं हो पाया। पहले की तुलना में बहुआयामी बदलाव नहीं आया, ठीक है। पहली बात, बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल बदलाव नहीं आया, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपसी फूट। जगजीवन राम अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चौधरी चरण सिंह ने पार्टी तोड़ दी, वो अलग, आपसी फूट, ठीक है। इन कारणों से फिर से चुनाव हुआ और अगले चुनाव में एक बार फिर से इंदिरा गांधी अपनी विरासत को संभाली और पिछड़ी जातियों ने मतदान किया। उत्तर भारत में, जिस उत्तर भारत में जनता पार्टी को विजय हुई थी, उसी उत्तर भारत से फिर से एक बार इंदिरा गांधी को विजय मिली और 1980 में फिर से उनकी चुनाव में जीत हुई और उन्होंने अपनी विरासत संभाली, ठीक है। तो ये था अपना पूरा का पूरा छठा चैप्टर। लेकिन आपातकाल का जो प्रावधान मैं आपको पढ़ा रहा था, इमरजेंसी के जो प्रोविज़न मैं आपको पढ़ा रहा था, इस आपातकाल के प्रावधान में मैंने आपसे कहा था कि भारत देश में 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया था, लेकिन 2 आपातकाल के बारे में मैंने चर्चा नहीं की थी। तो अगर आप चाहें तो मैं उसको एलिबोरेट कर दूं। 356 और 360, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल आप जानना चाहते हैं? अगर आप कहें तो मैं उसे एलिबोरेट कर देता हूं, क्योंकि एक आपातकाल आपको बहुत विस्तार से मैंने पढ़ाया और बाकी 2 छोड़ दिए, तो मुझे भी थोड़ा सा इसको लेकर थोड़ा बुरा लग रहा है कि भाई आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तीनों आपातकाल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आपातकाल के प्रावधानों में मैंने आपसे कहा कि संविधान के भाग 18 में 3 तरह के आपातकाल का वर्णन किया गया है। और 3 तरह के आपातकाल में एक आपातकाल है आपका अनुच्छेद 352, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं या नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कंप्लीट यानी पूर्णतः हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पूर्णतः इसके बारे में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं, ठीक है। पूर्णतः इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा है अपना, दैट्स योर अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन इसे कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका
अनुच्छेद 360 जिसे आप वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं या फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से आप इसे जानते हैं, वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन क्या होता है और वित्तीय आपातकाल क्या होता है, ठीक है, ये एक बार मैं आपको ये क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है, बता दीजिए, दें, चलो ठीक है, बता दे रहा है, ओके। तो आते हैं राष्ट्रपति शासन पर। तो देखो, जो दूसरे प्रकार का आपातकाल है जिसे आप अनुच्छेद 356 कहते हैं, अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, या इसे राज्य आपातकाल आप मत कहिए, टेक्निकली राज्य आपातकाल शब्द का प्रयोग करना गलत होता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। और या इसे हम संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। संवैधानिक आपातकाल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, या इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसे कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल एज वेल एज, इसे संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल है इसका आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356, ठीक। क्यों लगता है, सबसे पहले तो कारण समझने की कोशिश करें तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। किस में लगता है? राज्यों में। राज्यों का अर्थ यहाँ पर प्रांतों से है, यानी ये प्रांतों में लगता है। जैसे हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों में राष्ट्रपति शासन प्रोक्लेम किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ठीक। क्या कारण होता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का ये कारण होता है कि वहाँ पर संविधान फेल हो जाता है। जब वहाँ संविधान असफल हो जाता है, क्या हो जाता है? संविधान फेल हो जाता है। यदि किसी राज्य में संविधान का फेल होना, ठीक है, संविधान का फेल होने पर, संविधान के फेल होने का एग्जाम्पल क्यों है? क्या है एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो कि देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, वैसे अलग अलग राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। अलग अलग राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल या गवर्नर होता है। तो गवर्नर की ये जिम्मेदारी है कि गवर्नर इस बात का ध्यान दे कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन चले। यदि गवर्नर को ऐसा लगता है, यानी यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य में शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो वो राष्ट्रपति को इस बात की रिपोर्ट देगा कि भाई संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति अपने मन से नहीं लगाता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लगाता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही लगाता है। राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही लगाता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लगाता है। लेकिन ये रिपोर्ट कौन देगा? ये रिपोर्ट राज्यपाल देगा, क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये रिपोर्ट दे। अब संविधान फेल होने का क्या उदाहरण हो सकता है? किस बात पर राज्यपाल ये रिपोर्ट देगा? तो जैसे मान लो राज्यों में भी सरकार बहुमत से चलती है। कभी कभी आप देखते हैं, जैसे अभी इस समय उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, बाबा और बाबा का बुलडोजर बहुत फेमस है। तो उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार क्यों है? क्योंकि उनके पास विधानसभा में बहुमत है। अभी वो विधानसभा में अपना बहुमत खो दें तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उनसे ये कहेगा कि भाई आप बहुमत दिखाओ। अगर बहुमत दिखा पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिखा पा रहे हैं बहुमत, तो दूसरी पार्टी को कहेगा कि आप बहुमत दिखा लीजिए। लेकिन अगर दूसरी पार्टी भी बहुमत नहीं दिखा पा रही तो तीसरी को कहेगा। राज्यपाल ये कोशिश करेगा कि सरकार बन जाए, क्योंकि भाई अगर सरकार अस्थिर होती है तो बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर कोई बहुमत न दिखा पाया तो राज्यपाल के पास ये मजबूरी हो जाएगी कि राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज देगा राष्ट्रपति शासन के लिए। तो एक तो उदाहरण ये हो जाता है। दूसरा उदाहरण ये हो जाता है कि मान लो राज्य की सरकार मनमानीपन पे उतर आए। पता चला मोदी जी उत्तर प्रदेश आए हैं और योगी जी उनको गिरफ्तार करवा ले, यानी पूरी तरीके से संविधान का उल्लंघन होने लगे। कहें कि हम भारत का हिस्सा ही नहीं है, हम भारत से अलग हैं, इस तरह की बातें करने लगे। हाँ, पुलिस को पूरे सीमा पर तैनात कर दे, कह दे नहीं उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, इस तरह से बातें करने लगे, यानी संविधान के प्रावधानों के विपरीत काम करने लगे, है ना। तो सबसे पहला कारण राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहला, ठीक है। फर्स्ट इज राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर पहला
दूसरा, अब राज्यपाल किस बात की रिपोर्ट देगा? किस बात की रिपोर्ट राज्यपाल देगा? तो राज्यपाल रिपोर्ट देता है संविधान फेल होने की, यानी जब राज्यों में संविधान फेल होता है, राज्यपाल किसको रिपोर्ट देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, अब राष्ट्रपति को राज्यपाल रिपोर्ट देता है। एक तो पहला, सबसे पहला आधार ये बनता है। ठीक है, इस आधार पर दूसरा आधार बनता है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 क्या है? तो अनुच्छेद 365 ये है कि यदि देखो, सामान्यतः केंद्र राज्यों को निर्देश हर मामलों में नहीं देती है। आपको मैंने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाते समय ये बात बताई थी, नेशनल इमरजेंसी पढ़ाते समय मैंने आपको ये बात बताई थी कि हर मामले में केंद्र राज्य को निर्देशित नहीं करती है, हर मामले में सेंटर स्टेट को इंस्ट्रक्शंस नहीं देती है। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन मामलों में केंद्र राज्यों को निर्देशित करती है, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन मामलों में सेंटर स्टेट को इंस्ट्रक्शंस देती है। लेकिन यदि स्टेट केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, कहने का अर्थ समझिएगा, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, तो यह आधार बनता है, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए तो यह आधार बनता है कि राज्य में संविधान फेल है, राज्य में संविधान फेल है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, स्टेट जो है वो सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को मानने में विफल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यह आधार बनता है कि राज्य में संविधान फेल है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। यह आधार बनता है। तो दो आधार बनते हैं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के। पहला आधार क्या बनता है? पहला आधार बनता है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, और दूसरा आधार बनता है अनुच्छेद 365। दो आधार, इन दो आधारों को आप कमेंट करिएगा। पहला आधार क्या बनता है? राज्यपाल की रिपोर्ट, और दूसरा आधार बनता है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 फिर से सुनिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 365 ये कह रहा है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाता है, यानी यदि स्टेट सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को मानने में विफल हो जाता है, केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये आधार बनता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये हो गया आधार। अब आ जाते हैं हम लोग प्रक्रिया पर। प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर। राष्ट्रपति शासन लगेगा कैसे, क्या इसकी प्रक्रिया है? ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसकी उद्घोषणा, यानी किसके द्वारा आदेश दिया जाएगा राष्ट्रपति शासन का? तो इसकी जो उद्घोषणा होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति द्वारा इसकी उद्घोषणा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति क्या अपने विवेक से करता है? जी नहीं, राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा अपने विवेक से नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिसे आप कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह, जिसे आप प्रधानमंत्री की सलाह मान सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया ये होती है कि जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है
तो उसके 2 में पहले लग जाएगा, पारित बाद में होना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि पहले संसद से अनुमति लेंगे फिर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले संसद से अनुमति लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पहले आदेश दे दिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग जाएगा, राइट। फिर उसके 2 महीने के भीतर, यानी राष्ट्रपति शासन के आदेश के 2 महीने के भीतर संसद में सामान्य बहुमत से पारित होना होगा। नेशनल इमरजेंसी भी हम लोग पढ़े थे ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल को कितने महीने के भीतर पारित होना होता था, 1 महीने के भीतर। लेकिन इसको कितने महीने के भीतर पारित होना होगा, इसको 2 महीने के भीतर पारित होना होगा, यानी 2 मंथ, 2 महीने के भीतर सामान्य बहुमत से पारित होना होगा, ठीक है। 2 महीने के भीतर सामान्य बहुमत से पारित होना होगा, यानी विद इन 2 मंथ, 2 महीने के भीतर इसे सिंपल मेजॉरिटी से पारित होना होगा, यानी सामान्य बहुमत से 2 महीने के भीतर इसे पारित होना होगा, ठीक है। अब 2 महीने के भीतर इसे सामान्य बहुमत से सिंपल मेजॉरिटी से पारित होना होगा, और अगर न पारित हुआ तो ये लैप्स हो जाएगा, न पारित हुआ तो ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और एक बार में कितने दिन तक चलता है भैया, तो एक बार में 6 महीने तक। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में एक बार में कितने दिन तक लगाया जा सकता है, तो एक बार में 6 महीने तक लगाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक, तो क्या हर 6 महीने बाद फिर से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? प्रत्येक 6 महीने के बाद क्या फिर से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? यस, डेफिनेटली। प्रत्येक 6 महीने के बाद फिर से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी प्रत्येक 6 महीने के बाद फिर से अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी। अब प्रत्येक 6 महीने के बाद फिर से अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी, तो 6-6 महीने करके इसे अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो 6-6 महीने करके इसे अधिकतम 6-6 महीने करके इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक भैया? 3 ईयर तक। 6-6 महीने करके इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। 6-6 महीने करके इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 3 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 3 सवाल निकल के आपके सामने आए जो फैक्चुअल डेटा के सवाल हैं। वो फैक्चुअल डेटा का ये सवाल है कि किसके द्वारा उद्घोषणा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा की जा रही है। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लग रहा है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर लग रहा है। कितने महीने के भीतर इसे संसद में पारित होना है? 2 महीने के भीतर इसे संसद में पारित होना है। और कौन से बहुमत से पारित होना है? सामान्य बहुमत से पारित होना है, ठीक है। एक बार में कितने दिन तक रहेगा? एक बार में 6 महीने तक रहेगा। फिर 6-6 महीने करके 6-6 महीने करके अधिकतम इसे कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है भैया? 6-6 महीने करके 6-6 महीने करके अधिकतम इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने साल तक चलेगा? अधिकतम 3 साल तक चलेगा, ठीक है। अगला क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव ये पड़ता है कि पूरी पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। प्रभाव ये पड़ता है कि शक्तियां केंद्रीकृत हो जाती हैं, राज्य सरकार भंग हो जाती है, शक्तियां केंद्रीकृत हो जाती हैं, ठीक है। राज्य सरकार या राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में लगा तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री एंड टीम जो है आपकी, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, बाबा एंड टीम जो है वो भंग हो जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद जिसे आप कहते हैं, भंग हो जाने का मतलब वो सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, इसे आप व्यवहारिक भाषा में कहते हैं कि सरकार भंग हो जाती है, ठीक है। तो सरकार भंग हो जाती है तो राज्य का शासन चलाता कौन है फिर? आखिर राज्य का शासन कोई तो चलाएगा ना। तो राज्य का शासन, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, तो ऐसे में राज्यपाल या केंद्र द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक, राज्यपाल या केंद्र के द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक, ठीक है, मुख्य सचिव की सहायता से राज्यपाल, पहले देखो अभी सामान्य स्थिति चल रही है ना, अभी उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में अभी सामान्य स्थिति चल रही है, तो अभी किसके नाम पर शासन हो रहा है? अभी राज्यपाल के नाम पर शासन हो रहा है, यानी अभी गवर्नर के नाम पे शासन हो रहा है, राज्यपाल के नाम पर अभी करंटली शासन हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी सामान्य स्थिति चल रही है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान जो शासन होता है वो राज्यपाल के नाम पर नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के नाम पर होता है। क्योंकि कौन सा शासन चल रहा है? राष्ट्रपति शासन चल रहा है। तो राज्यपाल मुख्य सचिव की सहायता से, राज्यपाल
मुख्य सचिव की सहायता से, राज्यपाल मुख्य सचिव की सहायता से राष्ट्रपति के नाम पर शासन करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से शासन चलाएगा, अपने नाम से नहीं चलाएगा। अभी नॉर्मल परिस्थिति में क्या होता है, नॉर्मल परिस्थिति में शासन राज्यपाल के नाम से ही चलता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह पर चलाता है। वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होती है, मुख्य भूमिका मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री एंड टीम भंग हो गई, तो मुख्यमंत्री एंड टीम भंग हो गई, तो राज्यपाल मुख्य सचिव की सहायता से राष्ट्रपति के नाम से शासन करेगा, राष्ट्रपति के नाम से शासन चलाएगा। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब ऐसा ही होता है। ठीक है, एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या विधानसभा भंग होती है, राज्य की जो विधानसभा है वो क्या भंग होती है? तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगते ही तुरंत भंग हो जाएगी। विधानसभा के बारे में सवाल बहुत पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगते ही तुरंत विधानसभा भंग हो जाती है? नहीं, राष्ट्रपति शासन लगते ही तुरंत विधानसभा भंग नहीं होती। राष्ट्रपति शासन लगते ही तुरंत विधानसभा भंग नहीं होती है, बल्कि विधानसभा भंग हो सकती है। विधानसभा भंग हो सकती है, इसका मतलब ये है कि जब संसद परमिशन दे दे, यानी संसद जब राष्ट्रपति शासन की परमिशन दे दे, संसद यदि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, संसद यदि राष्ट्रपति शासन की अनुमति, संसद यदि राष्ट्रपति शासन की अनुमति प्रदान कर दे, ठीक है, संसद यदि राष्ट्रपति शासन की अनुमति प्रदान कर दे, तब विधानसभा, ऐसा नहीं है भंग हो जाएगी, भंग हो सकती है, तब विधानसभा भंग हो सकती है, तब विधानसभा भंग हो सकती है। फिर से एक बार सुनिएगा, संसद यदि राष्ट्रपति शासन की अनुमति प्रदान कर दे तब विधानसभा भंग हो सकती है। भंग हो सकती है, ऐसा नहीं है भंग हो जाएगी, भंग हो सकती है विधानसभा, संसद यदि अनुमति प्रदान कर दे। ध्यान देना, मंत्रिपरिषद तुरंत भंग हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुरंत भंग हो जाती है। शासन कौन करेगा? शासन या केंद्र के द्वारा, शासन राज्यपाल या केंद्र के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति किसकी सहायता से? मुख्य सचिव की सहायता से किसके नाम पर शासन करेगा? राष्ट्रपति के नाम पर शासन करेगा, प्रेसिडेंट के नाम पर शासन करेगा। ठीक है, संसद यदि राष्ट्रपति शासन की अनुमति प्रदान कर दे तब विधानसभा क्या हो सकती है? तब विधानसभा आपकी भंग हो सकती है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी भंग हो सकती है। क्लियर है? अनुमति प्रदान कर दे तब। ठीक, तो ये तो हो गया प्रभाव। प्रभाव के बाद अब वापस कैसे होता है, राष्ट्रपति शासन को कैसे वापस किया जाता है? वापस लेना तो कभी भी, ठीक है, कभी भी राष्ट्रपति के आदेश से वापस लिया जा सकता है, कभी भी राष्ट्रपति के आदेश से वापस लिया जा सकता है। ठीक है, कभी भी राष्ट्रपति के आदेश से वापस लिया जा सकता है, एनी टाइम, कभी भी किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश से इसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है, राइट। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, कभी भी राष्ट्रपति के आदेश से वापस लिया जा सकता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद वित्तीय आपातकाल पर चलते हैं, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी पर चलते हैं। राइट, देखो मैंने आपसे कहा कि अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। कारण ये होता है संविधान फेल होना। संविधान फेल होने में जनरली दो कारण निकलते हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अगर अनुच्छेद 365 का ग्राउंड बनता है तब। ये दोनों आधार होते हैं, आपके सामने लिखे हैं। प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है, ये उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर की जाती है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और 2 महीने के भीतर इसे क्या करना होगा? सामान्य बहुमत से पारित होना। एक बार में ये 6 महीने तक चलता है, फिर 6 महीने करके अधिकतम कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 ईयर तक इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, प्रभाव ये होता है कि शक्तियां केंद्रीकृत हो जाती हैं, यानी पावर सेंट्रलाइज हो जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, लेकिन विधानसभा भंग नहीं होगी। विधानसभा
तब तक नहीं भंग होगी जब तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति संसद द्वारा न मिल जाए। यानी संसद जब तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति प्रदान न कर दे तब तक विधानसभा भंग नहीं होगी, यानी तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। वापस लेने की बात करें तो कभी भी राष्ट्रपति के आदेश से इसे वापस लिया जा सकता है। एनी टाइम इसे राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। बताइए आ गया समझ में? वित्तीय आपातकाल पर आए। हो गया, वेरी गुड। चलो अब हम आ जाते हैं अगले आपातकाल पर, जिसे आप कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी आपकी ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। वित्तीय आपातकाल ये है आपका आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत देश में कभी लगा नहीं है, ठीक है। आज तक भारत देश में नहीं लगा है, आज तक भारत में नहीं लगा है, ठीक है। आज तक भारत में नहीं लगा है। हाँ, 1991 में 1991 में लगने के आसार उत्पन्न हुए थे। 1991 में लगने के आसार उत्पन्न हुए थे, ठीक है। 1991 में लगने के आसार उत्पन्न हुए थे, लेकिन उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी थी जिसका नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और उस पॉलिसी के चक्कर में आर्थिक स्थिति भारत देश में सुधर गई थी और वित्तीय आपातकाल नहीं लगा था। वित्तीय आपातकाल क्यों लगता है, इसका क्या कारण होता है भाई? वित्तीय आपातकाल लगने का कारण क्या होता है? तो वित्तीय आपातकाल लगने का कारण ये होता है कि यदि वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। क्या? वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वित्तीय असंतुलन की स्थिति यानी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, यानी देश की अर्थव्यवस्था चरमर चरमर करने लगे, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाए। अब देश की अर्थव्यवस्था चरमराने का अर्थ समझते हो, जैसे इस समय श्रीलंका में चल रहा है, कुछ समय पहले वेनेजुएला में था। वेनेजुएला में 10,000 रुपया लीटर दूध मिल रहा था, जूता सिलवाई 5,000 रुपया थी। पता चला जो है एक चिप्स के पैकेट लेने के लिए आदमी 5,000 रुपये लेके जा रहा है। ये हालात थे। उसके पहले कुछ बहुत पहले आपने सुना होगा जिम्बाब्वे में। तो देश की अर्थव्यवस्था जिससे हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थितियां आ जाएं, जरूरी नहीं है कि हमेशा लग ही जाए, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब समझते हो, पैसे की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। पैसे की वैल्यू यानी मुद्रा की जो वैल्यू होती है जो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। बहुत ज़्यादा गिरने का मतलब ये है कि जैसे आपको एक चॉकलेट खरीदने के लिए एक बोरा पैसा लेके जाना पड़े, एक चॉकलेट खरीदने के लिए एक बोरा पैसा लेके जाना पड़े आपको, पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी उसे हम उच्च मुद्रा स्फीति कहते हैं, ठीक है। उच्च मुद्रा स्फीति, ऐसी स्थिति में आपातकाल लग जाता है, या देश की साख को खतरा हो जाए, देश की वित्तीय साख को खतरा, यानी देश की क्रेडिट इतनी गिर जाए कि
कोई लोन ही देने को तैयार न हो, भारत को कोई पैसा ही देने को तैयार न हो, तो वित्तीय असंतुलन में जैसे उदाहरण क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाए। उच्च मुद्रास्फीति कहते हैं पैसे की वैल्यू बहुत गिर जाए, एक चॉकलेट खरीदने के लिए पता चला एक झोला पैसा लेके जा रहे हो आप, ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाए, या साख को, भारत की वित्तीय साख को यानी फाइनेंशियल क्रेडिट को खतरा हो जाए, है ना। किसी को क्रेडिट कार्ड कब मिलता है, जब उसकी कोई साख रहती है, उसकी कोई क्रेडिट रहती है, तभी क्रेडिट कार्ड मिलता है। सबको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। वैसे किसी भी देश को लोन दूसरे देश तभी देते हैं जब उसकी कुछ क्रेडिट होती है, क्रेडिट ही खराब हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी क्रेडिट खराब है, उनको कोई लोन ही नहीं देता। वित्तीय साख को क्या हो जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए, वित्तीय साख को खतरा हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में वित्तीय आपातकाल के आसार बनते हैं। ऐसी स्थितियों में अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के तहत, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 360 के प्रावधानों के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्या प्रक्रिया होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, प्रोसीजर क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है वित्तीय आपातकाल की। तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वो प्रक्रिया ये होती है कि 2 महीने के भीतर 2 महीने के भीतर 2 महीने के भीतर संसद में पारित होना होगा, ठीक है। प्रोक्लेम कौन करता है, उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। जैसे आपने देखा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भी कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था। वैसे वित्तीय आपातकाल की भी उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। वित्तीय आपातकाल की भी उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पर 2 महीने के भीतर संसद में, राष्ट्रपति शासन को भी कितने महीने के भीतर संसद में पारित होना होगा, राष्ट्रपति शासन को भी 2 महीने के भीतर संसद में पारित होना होगा, और इसे भी पारित होना होगा, ठीक है, पारित होना होगा। इसे भी 2 महीने के भीतर संसद में क्या होना होगा, पारित होना होगा, विद इन 2 मंथ, ठीक। और एक बार में, अब ऐसा नहीं है जैसे बाकियों के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 6-6 महीने पे अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति शासन के लिए हमने पढ़ा कि मैक्सिमम 3 ईयर तक लगाया जा सकता है, यानी अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। ये हम लोगों ने राष्ट्रपति शासन के लिए पढ़ा कि अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। इसे 2 महीने के भीतर संसद में पारित होना होगा, और एक बार में 6 महीने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार यदि पारित हुआ तो अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। एक बार पारित होने पर अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, यानी अनलिमिटेड टाइम तक लगाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो तीनों में थोड़ा अंतर समझ के रखना। तीनों में देखो, अंतर के लिए मैं एक चार्ट भी आपको बना रहा हूं आपके लिए, इस अंतर को समझना जरा, तीनों का अंतर, 352, 356 और 360, तीनों का अंतर थोड़ा सा समझ के रखना। ये है 352, ठीक है, ये है 356 मान लो, यानी राष्ट्रपति शासन। ये है आपका 360 मान लो, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। 352 को कितने महीने के भीतर पारित होना है, 1 महीने के भीतर संसद में पारित होना। टिंगडिंग डिंगडिंग 6 मंथ तक चलेगा। 6 करके अनलिमिटेड यानी अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन पे आ जाओ, कितने महीने में पारित होना है, 2 महीने में पारित होना है। एक बार में कितने दिन तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा। 6 करके कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 3 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल पे आ जाओ, वित्तीय आपातकाल कितने महीने में पारित होना है, 2 महीने में पारित होना है। एक बार में पारित हो गया तो अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा, यानी अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा। तो ये तीनों में डिफरेंस क्रिएट करके रखना है आपको, ठीक है। तीनों में ये है राष्ट्रीय आपातकाल, ये है आपका राष्ट्रपति शासन, और ये है आपका वित्तीय आपातकाल। इन तीनों में आपको डिफरेंस, यानी इन तीनों में आपको एक अंतर क्रिएट करके रखना है, ठीक है। अंतर क्रिएट करना तीनों में जरूरी है। तो एक बार में यदि पारित हो गया तो कब तक चलेगा भाई, एक बार में यदि पारित हो गया तो ये अनिश्चित काल तक चलेगा, यानी अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा एक बार में पारित होने के बाद। क्लियर है। एक बात और समझिएगा, एक बार में पारित हुआ तो अनिश्चित काल तक चलेगा। प्रभाव क्या पड़ता है, भगवान न करे कि कभी वित्तीय आपातकाल लगे, ठीक है,
प्रभाव इसका ये पड़ता है कि केंद्र राज्य को सभी वित्तीय मामलों में निर्देशित कर सकता है। केंद्र राज्य को सभी वित्तीय मामलों में निर्देशित कर सकता है। केंद्र राज्य को सभी वित्तीय मामलों में क्या कर सकता है भैया? निर्देशित कर सकता है। केंद्र राज्य को सभी वित्तीय मामलों में इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, यानी केंद्र राज्य को सभी वित्तीय मामलों में निर्देशित कर सकता है। पहला पॉइंट। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, अगर आप लोग आगे चल के आप सिविल सर्वेंट बन गए, आप अधिकारी हैं, आपकी सैलरी, आपके वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। केंद्र एवं राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में, कर्मचारियों के वेतन भत्तों में, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, यानी सैलरी एंड अलाउंसेस में कटौती की जा सकती है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में। अब दोनों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कट की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी काटी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कम की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, दो लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी वित्तीय आपातकाल के दौरान भी कम नहीं हो सकती। बता सकते हो तो बताओ कमेंट करके। दो लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी वित्तीय आपातकाल के दौरान यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान भी जिनकी सैलरी कम नहीं हो सकती है। ऐसे दो लोग कौन कौन हैं? दो लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान भी कम नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे कौन से दो लोग हैं जिनकी सैलरी वित्तीय आपातकाल के दौरान यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान भी नहीं कम हो सकती है? ये बताना है, जल्दी बताइए कमेंट करके। हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल। वेरी गुड। राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दो ऐसे हैं जिनका वेतन नहीं कम किया जा सकता है, यानी जिनका वेतन वित्तीय आपातकाल के दौरान भी जिनका वेतन कम नहीं किया जा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान भी जिनका वेतन नहीं कम किया जा सकता है। ठीक है, कौन है वो? प्रधानमंत्री वगैरह सबका कम हो सकता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल का नहीं हो सकता। राज्यपाल का वेतन वित्तीय आपातकाल के दौरान भी कम नहीं हो सकता। वित्तीय आपातकाल के दौरान भी कम नहीं किया जा सकता, यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान भी इनका वेतन कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान भी वेतन कम नहीं किया जा सकता है, ये इसका प्रभाव है। तो फिर प्रभाव में मैंने आपको क्या बताया कि केंद्र राज्य को वित्तीय मामलों में निर्देशित कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल का वेतन वित्तीय आपातकाल के दौरान भी कम नहीं किया जा सकता है, यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान भी वेतन को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वापस कैसे लिया जाएगा? तो वापस लेने का जो तरीका है वो वापस लेने का यही तरीका है कि डायरेक्ट राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा वापस लिया जा सकता है। कभी भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है, कभी भी राष्ट्रपति के ऑर्डर के द्वारा, यानी कभी भी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा वापस लिया जा सकता है, यानी कभी भी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है। बाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कभी भी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है? इसे वापस लिया जा सकता है।
तो ये है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? फाइनेंशियल इमरजेंसी समझ गए? तो तीनों आपातकाल मैंने आपको बताया कि आखिर नेशनल इमरजेंसी के क्या प्रावधान होते हैं, 352 के क्या प्रोविज़न होते हैं नेशनल इमरजेंसी के। दूसरा मैंने आपको बताया 356 यानी राष्ट्रपति शासन का क्या प्रावधान होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया 360 जिसे आप कहते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के क्या प्रावधान होते हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप इन सारे प्रोविजंस को आप समझ गए होंगे। राइट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं है? चलिए, तो जो पॉलिटी से रिलेटेड जितनी बातें थी आपकी 12th चैप्टर में, वो पॉलिटी से रिलेटेड सारी की सारी बातें जो भी आपकी 12th चैप्टर में थीं वो सारी बातें लगभग समाप्त हो गई। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा मेरे भाइयों कि जीवन में, अपने पूरे जीवन में, हालांकि मैंने कभी लेक्चर नहीं दिया उस पूरे के पूरे क्लास के दौरान, आपने लगभग कितने घंटे की क्लास हुई है लगभग बताओ? ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की क्लास मुझे लगता है कि लगभग 60 घंटे या इससे प्लस की क्लास हुई होगी ना। 60 से ज़्यादा घंटों की क्लास हुई होगी, इससे ज़्यादा घंटों की क्लास हुई होगी। लेकिन मैंने कोई किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया या भाषण नहीं दिया आपकी क्लास के बीच। जो बातें रेलिवेंट थी, जो बातें प्रासंगिक थी, उन बातों को मैंने आपके समक्ष रखा ईमानदारी से और पढ़ाया। आई होप आपने देखा होगा, समझा होगा और कोशिश की होगी। मैं एक मात्र माध्यम हूँ। देखो होता क्या है कि सफलता हमेशा उसको मिलती है जो स्वयं तैयारी करता है, जो स्वयं मेहनत करता है। स्वयं के अंदर जिसके जुनून होता है उसी को सफलता मिलती है। कोई भी कितना अच्छा पढ़ा ले, कोई कितना अच्छा टीचर हो, कोई कितनी अच्छी कोचिंग हो, कोई कितना अच्छा गाइड हो, कितना भी अच्छा कोई गाइड हो, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद जब तक मेहनत नहीं करते हैं तब तक सफलता नहीं मिलती है। 87 क्लासेज हो गई हैं लगभग आपकी, 87 क्लास। तो स्वयं की मेहनत आपको सफलता दिलाती है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जो आपकी सफलता के रास्ते में आपके लिए चीज़ों को आसान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे बिना आप नहीं पढ़ सकते हैं, मेरे बिना भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे बिना भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक मीडियम हूँ। जो चीज़ें जो है किताब से आप स्वयं से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ समय लग जाए, लेकिन मेरे साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो वही चीज़ आप कम समय में पढ़ सकते हैं। आप स्वयं से उस चीज़ को 2 महीने में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे साथ जुड़ के जब आप पढ़ेंगे तो उस चीज़ को आप 1 महीने में पढ़ सकते हैं या 15 दिन में पढ़ सकते हैं। टीचर का रोल क्या होता है? टीचर का रोल ये होता है चीज़ों को आपके लिए सरल करना, चीज़ों को आपके लिए ईजी करना। ये अध्यापक की भूमिका होती है, ये अध्यापक का रोल होता है। और मैं ईमानदारी से इस बात को करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ भी छूटे ना। 6ठी से लेके 11वीं तक एक भी चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं। 12वीं में मैंने उन चैप्टर को स्किप किया जो पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है या जिन चैप्टर को स्वयं से पढ़ सकते हैं आप, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताने का नहीं है। बाकी किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं किया गया, एक एक चैप्टर। जबकि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे कहीं भी तो वहाँ चैप्टर्स स्किप होते हैं, वही पढ़ाया जाता है जो रेलिवेंट है। लेकिन मैंने एक भी नहीं स्किप किया। इसलिए मैंने स्किप नहीं किया कि जनरली सभी स्किप करके पढ़ाते हैं। स्किप करके इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि स्किप नहीं किया जाएगा तो समय पर समाप्त नहीं होगा। 30-40 घंटे में ही समाप्त करने की जिम्मेदारी रहती है, तो स्किप करने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने आपको पूरी तरीके से बेहतर समझ स्थापित हो, इसलिए मैंने एक भी चैप्टर स्किप नहीं किया। 12वां का छोड़ दिया जाए, सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया और सारगर्भित तरीके से पढ़ाया। मैं जाते जाते मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि एक अच्छा इंसान बनिएगा, और अच्छा इंसान बनिएगा। सफलता असफलता का मानक यही नहीं होता है कि आप तैयारी में सफल हो जाएं, आप एसडीएम बन जाएं, आप डीएम बन जाएं, यही सफलता है। सफलता का मानक कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने से तय नहीं होता है। सफलता खुद में सुकून है। सफलता ये है कि आप खुश हैं, आपका जीवन स्वस्थ है। आप ईश्वर से मांगा करिए कि ईश्वर आप हमें स्वस्थ रखिए। अगर ईश्वर आपको स्वस्थ रखेगा तो आप कुछ भी अपने लिए कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। जिनका स्वास्थ्य खराब होता है, सोचिए वो कैसे हो पाते हैं, वो कैसे कर पाते हैं।
तो इसीलिए एक अच्छा मानव बनने की हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए खुद को। अच्छा मानव बनने की प्रेरणा ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संत बन जाइए, आप महात्मा बुद्ध बन जाइए, नहीं। ये जरूर है कि आप किसी का अगर भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा मत करिए। अगर आपके यहाँ स्विगी वाला आ रहा है डिलीवरी देने के लिए और वो 5 स्टार रेटिंग के लिए आपसे कह रहा है, तो उसको 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, उससे उसका भला होगा। अगर आप उससे गंदे से बात कर रहे हैं, रिक्शे वाले से आप गंदे से बात कर रहे हैं, ऑटो वाले से आप गंदे से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर नैतिकता के मूल्य नहीं है। और व्यक्ति को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर मोरालिटी के गुण हों। कुछ सीखो चाहे न सीखो, लेकिन नैतिकता जरूर सीखनी चाहिए। बेवजह किसी की अगर हम बुराई करेंगे तो अपना खुद का मुंह गंदा होता है। तो हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के बारे में बुरा न कहें और किसी के बारे में बुरा न बोलें। अगर हम अच्छा नहीं कह सकते हैं कोई बात नहीं है, हम अच्छा कभी भी न कहें। अगर हमें नहीं लग रहा है कि हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हमें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा संतुलन से भरा हुआ होना चाहिए। तो एक अच्छा मानव बनने की कोशिश करिए। अच्छा मानव का मतलब ये होता है कि अपने भीतर सही और गलत की पहचान हो। सही और गलत की पहचान खुद के अंदर हो कि क्या सही है क्या गलत है। मैं मानता हूं कि गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी गलतियां होती हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, आप भी परफेक्ट नहीं हो। कोई भी संस्था, कोई भी समूह ऐसा नहीं है कि जो गलतियां न करे। हर संस्था, हर समूह गलतियां करती है और सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए हम हमेशा अच्छा करें, किसी के लिए बुरा न सोचें, एक अच्छा मानव बने, ये हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि समाज को एक सभ्य समाज बनाने के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है या नहीं होती है बताइए? बिल्कुल होती है। तो मेरा ये मानना है कि आप क्या बने, एक अच्छे इंसान बने। इतने दिनों तक आपने बहुत प्यार दिया इस एनसीईआरटी के सत्र में, आपने इतना प्यार दिया, आपने ढेर सारी कमेंट सेक्शन में तारीफ की, सारी तारीफें मैंने आपकी पढ़ी। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तारीफ नहीं पढ़ी है, सबकी तारीफ पढ़ी है, चाहे वो बिक्की हो, स्नेहा हो, प्रशांत हो, सबकी तारीफें पढ़ी है। सबने बहुत अच्छी तारीफ की, सबने डाउट्स पूछे। जितना मेरे से हो सका मेरे सामने जो कमेंट पढ़े उन कमेंट्स का मैंने जवाब भी दिया। होता ऐसा है कि कभी कभी ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो कमेंट ऊपर चले जाते हैं, तो मास्टर के लिए बड़ा असुविधाजनक हो जाता है कि हर डाउट का उत्तर दे पाना। लेकिन जो भी डाउट्स मेरे सामने आए उन डाउट्स का मैंने उत्तर दिया और ये प्रयास किया कि आपको मैं जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जितना मेरे अंदर क्षमता है, उस क्षमता और उस ज्ञान को मैं आपके सामने ईमानदारी से प्रस्तुत कर सकूं। ऑनेस्टली मैं उस क्षमता को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ये मैंने कोशिश की। मैंने एक ईमानदार प्रयास किया अपनी समझ से। लेकिन फिर भी अगर उसमें कभी कोई त्रुटि हुई हो या कोई गलती हुई हो, या आपको लगा हो कि आपकी किसी बात का मैंने जवाब न दिया हो, या आपको लगा हो कि किसी वजह से मैंने आपको डांट दिया हो, या आपको लगा हो कि किसी वजह से मैंने आपसे रूडली बात कर ली हो, या आपको लगा हो कि किसी वजह से मैंने आप पर चिल्ला दिया हो, या आपको लगा हो कि किसी बात का जवाब मैंने आपको गलत ढंग से दे दिया हो, तो उसके लिए मेरा इंटेंशन, मेरी मनसा गलत नहीं थी। मेरी मनसा हमेशा सिखाने की थी। और अगर आपको कुछ हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जीवन में खूब आगे बढ़ें, जीवन में खूब तरक्की करें। मास्टर कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसके द्वारा पढ़ाया गया कोई बालक या उसके द्वारा पढ़ाया गया कोई बच्चा विकास न करे। आप प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मैं हमेशा हर जगह, हर चौराहे पे खड़ा होकर यही कहूँगा कि इस बालक को मैंने पढ़ाया था, इस अभ्यर्थी, इस विद्यार्थी को, इन श्रीमान जी को मैंने पढ़ाया था और ये श्रीमान जी आज प्रधानमंत्री बन गए। और मेरे लिए ये गौरव का विषय है, मेरे लिए बहुत अच्छा पल है, मेरे लिए गर्व का विषय है। तो मेरी शुभकामनाएं कि आप खूब प्रगति करें, खूब उन्नति करें, खूब जीवन में आगे बढ़ें,
जीवन में खूब प्रगति करें और आपके माध्यम से समाज के सारे अच्छे काम सुनिश्चित हों, यानी समाज में होने वाले सारे अच्छे कामों का आप माध्यम बने। विचार और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मेरी कुछ बात आपको अच्छी लगती है, मेरे प्रति आपके मन में सम्मान है, तो आप जरूर बताइए कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया और आपको कैसा लगा। ठीक है, आपको समझ आया या नहीं समझ आया ये बात आप बताइए, और जो कोई डाउट है आपके पास अभी समय है 1-2 मिनट का, आप पूछ सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये भी बताइए। और एक बात का और जवाब मैं देना चाहूँगा कि देखिए, विचार और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। रावण ने मेरे भाइयों बहुत विकास किया था, इतना विकास रावण ने किया था कि सोने की लंका थी, लेकिन पूरी लंका धू धू कर जल गई। क्यों? क्योंकि उसके विचार अच्छे नहीं थे, अहंकार बहुत था। तो इसलिए अगर आप तैयारी मेवा के भाव से कर रहे हो, सेवा के भाव से आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो ये विचार अपने अंदर से निकाल दीजिए। मेवा भाव से तैयारी करने का जो विचार है वो अपने अंदर से निकालिए। सेवा भाव से तैयारी, मेवा भाव मतलब पैसा कमाना, भ्रष्टाचार, ऊपरी इनकम, ये सब विचार अपने अंदर से निकालिए। क्योंकि विचार अगर आपके अच्छे होंगे तो आप अच्छा विकास करेंगे। यदि आपके विचार अच्छे नहीं हैं, विचार अच्छे नहीं हैं, तो विकास भी पूरी तरीके से सुनिश्चित सकारात्मक नहीं होगा। इसलिए विचारों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। तो 3-4 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। ये याद रखिएगा कि विपुल त्रिपाठी ने ये 3-4 बातें आपको बताई हैं, जो आप गठिया के रखिएगा। पहला, एक अच्छा मानव बनना है। क्या? एक अच्छा इंसान बनना है। ये हमारे जीवन का एक अंतिम गोल है। ठीक है, जीवन में जितना हद तक हो सके उतना हद तक हमें किसका विकास करना है? नैतिकता का विकास करना है, यानी मोरालिटी का विकास करना है, नैतिकता का विकास करना है। जिस हद तक संभव हो सके उस हद तक हमें नैतिकता का विकास करना है। ठीक है, और विचार कैसे रखने हैं? विचार हमारे बिना अहम के होने चाहिए। बिना अहम के मतलब बिना अहंकार के विचार होने चाहिए। यानी विचार हमेशा कैसे होने चाहिए? सकारात्मक होने चाहिए। विचार हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पॉलिटिक्स विषय को, यानी पॉलिटिक्स सब्जेक्ट को आपके समक्ष वाइंड अप करता हूं। 6ठी से लेके 12वीं तक की कंप्लीट एनसीईआरटी यही समाप्त होती है। अब आप अगले विषय पढ़ेंगे। 6ठे विषय में हमने सारे चैप्टर पढ़े, 7वें में हमने सारे चैप्टर पढ़े, 8वें में सारे पढ़े, 9वें में भी सारे पढ़े, 10वें में भी सारे चैप्टर पढ़े, 11वें में भी हमने सारे चैप्टर पढ़े। एक एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़े। और 12वें में हमने उन चैप्टर्स को पढ़ा जो इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटी के दृष्टिकोण से, जो इतिहास वगैरह से संबंधित नहीं थे। उन दृष्टिकोण से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट थे वो हमने 12वीं क्लास में पढ़े। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए पॉलिटी के लिए वो 9वीं है और 11वीं है। 9वीं क्लास की और 11वीं क्लास की आप रिवीजन करिएगा। पढ़ना क्या है आपको पॉलिटी समझने के लिए? पॉलिटी समझने के लिए आपको एनसीईआरटी अब आप पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी अब आप पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी में 2 क्लासेस की एनसीईआरटी को आपको रिवीजन करना है, एक 9th का, एक 11th का। यही दोनों करना है पॉलिटी के लिए बस। बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए आपको पूरा करना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, लेकिन पॉलिटी के लिए आपको यही 9th और 11th का रिवीजन करना है। प्लस एक किताब आती है पॉलिटी को पढ़ने के लिए, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की किताब आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्री के सवाल और मेंस के सवाल साथ साथ आपको सॉल्व करने हैं। इसमें अगर कोई समस्या आए तो हमारे उत्कर्ष परिवार में आप एक फाउंडेशन बैच कर सकते हैं। उत्कर्ष परिवार में अगर फाउंडेशन बैच आप करेंगे तो उसमें पॉलिटी, किसी बैच में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, किसी बैच में हमारे इमरान सर पॉलिटी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप फाउंडेशन बैच यदि आप करेंगे तो उस फाउंडेशन बैच में प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए पढ़ाया जाता है। देखो, हमारे उत्कर्ष परिवार के लिए प्री का भी बैच चलता है, पीसीएस का भी प्री बैच चलता है, आईएएस के प्री के लिए भी बैच चलता है। तो आईएएस प्री और पीसीएस प्री दोनों के बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीलिम के दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं, पूरी पॉलिटी जैसे मैं पढ़ाऊंगा। तो फाउंडेशन आप करेंगे तो फाउंडेशन बैच में हम प्री का भी पढ़ाते हैं
और प्री के साथ साथ जो मेंस में आता है हम वो भी पढ़ाते हैं। ये अंतर होता है प्री और फाउंडेशन बैच में। अगर कोई फाउंडेशन बैच है आईएएस का या पीसीएस का, तो उसमें प्री और मेंस दोनों पढ़ाएंगे, और अगर कोई बैच ऐसा है जो प्री का है तो उसमें सिर्फ प्री का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी कर सकते हैं। YouTube पे अगर आप देखना चाहते हैं, मेरी क्लासेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये है उत्कर्ष यूपी पीसीएस। ठीक है, उत्कर्ष यूपी पीसीएस ये YouTube चैनल है। इसमें अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको पॉलिटी की ढेर सारी प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएंगी। प्रैक्टिस क्लासेस मतलब कि क्वेश्चन वाली क्लास, जिसको में मैंने एक प्रश्न पर ढेर सारी प्रैक्टिस कराई है, तो वहां से जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरा अगर थोड़ा बहुत मानते हैं तो आप एक अप्रोच विकसित करने के लिए एक बार फाउंडेशन बैच करिए। अगर फाउंडेशन बैच आप नहीं करना चाहते, आपके पास संसाधन नहीं है, तो हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़िए और एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़िए। हर टीचर से पूछ लीजिए क्या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है और प्री मेंस के सवाल करिए। यही होता है तरीका तैयारी का। जैसे पॉलिटी में आपने एनसीईआरटी पढ़ी, लक्ष्मीकांत पढ़िए और प्री मेंस के सवाल करिए। यही होता है तरीका, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो साधना ने कहा बहुत अच्छा पढ़ाया सर, और सर देवी ने कहा, और सारे लोगों ने कहा। तो जितने लोगों ने तारीफ की सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। रोशनी, तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा गुड़िया कि दूसरा सब्जेक्ट कब से चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा अब तक की पॉलिटी को। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दिल से आप सभी का शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी किसी बैच में आपसे मुलाकात होगी। सिलेक्शन जब लीजिएगा तब जरूर मिठाई खिलाइएगा। मेरी शुभकामनाएं कि आप जरूर सिलेक्शन लें और जरूर जीवन में आगे बढ़ें और समाज के विकास का एक माध्यम बने। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।